जैसे कि आपको बताना चाहूंगा इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अंदर आपके पास है आते हैं स्टॉक एंड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, जैसे एनएससी, बीएससी, एमएससी और एमसीएक्स इत्यादि। और इसमें दो डिपॉजिटरीज हैं, डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल। और काफ़ी अन्य संस्थाएं भी इसमें हैं, जिस तरह से स्टॉक ब्रोकर हैं, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। सो इस सब संस्थाएं मिलकर इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को दर्शाती हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो आपको आपके पास 3 अकाउंट होना जरूरी है। एक होता है बैंक अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग अकाउंट, थर्ड होता है डीमैट अकाउंट। अब आपको आपको अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग के लिए तो तब आपको ट्रेडिंग और ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और आपका जो डीमैट खाता है वो आपको जो भी आप शेयर्स परचेज करते हैं, तो उसको आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो उसको आप आपके डीमैट अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम में सेव करके रखते हैं, जहाँ पे वो 100% सेफ और सिक्योर होता है। और ये जो 3-in-1 अकाउंट की ओपनिंग की फैसिलिटी, ये हमारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं और बैंक्स हैं, ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। जहाँ पे आप 3-in-1 अकाउंट ओपन करके अभी आप ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं इनमें, हमारे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिस्टेड हैं एनएसडीएल में। अब बताना चाहूँगा एनएसडीएल के बारे में। एनएसडीएल सबसे भारत की सबसे पहले डिपॉजिटरी है जो 1996 में स्थापित हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी में से एक है। और हमारा जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का अक्रॉस द कंट्री पैन इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो हर एक पिन कोड में एनएसडीएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑफिसेज हैं। और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक एक हर एक लोकेशन में। मतलब अब मैं ये कहना चाहूंगा कि 90% ऑफ पिन कोड में एनएसडीएल के सर्विस सेंटर्स हैं, मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑफिसेज हैं, जहाँ पे आप एनएसडीएल की सर्विसेज आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। अब आते हैं एनएसएल की प्रोग्रेस के बारे में। तो अब देखेंगे कि जो जो एनएसएल प्रोग्रेस करते हुए आज की तारीख में एनएसएल का जो कस्टडी वैल्यू है, ये कस्टडी वैल्यू क्या होता है, ये जो टोटल एसेट होता है, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, ये जो एनएसएल में रखा जाता है डिमैट अकाउंट में, ये उसका सकल मूल्य अंक है। जहाँ पे अब देखेंगे फरवरी 2021 का ये आंकड़ा है कि बढ़ते हुए 238 लाख करोड़ का आंकड़ा है, जहाँ पे काफी काफी बड़ा कस्टडी वैल्यू एनएसएल होल्ड करता है। अब आते हैं, अब जब देखेंगे कि जो बैंक डिपॉजिट्स और कस्टडी वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, तो अब देखेंगे कि जो निवेशक बैंक डिपॉजिट जो बैंकों में निवेश करते हैं और जो सिक्योरिटी मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो काफी तौर पे लोगों की बढ़त बढ़त हो गई है। और जहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड में आप इन्वेस्टमेंट करते थे, जहाँ पे एफडी करते थे या फिर सेविंग में पैसा रखते थे, अब ऐसा आ गया कि लोगों सभी का माइंडसेट इस तरह से हो गया है कि अब हमें बैंक में पैसा, जो जो जरूरत का पैसा सिर्फ उतना ही रखें, बाकी जो निवेश करना है, निवेश के तौर पे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। उस तरह से लोगों की सोच अभी डेवलप हो रही है। तब देखिए उस तरह से बढ़त भी हो रहा है। अभी आपको अगर कंपेयर करना है, ये जो हमारा डेटा सोर्स, ये आरबीआई बुलेटिन को आप रेफर कर सकते हैं, और उसको आप वहां जाके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वैसे ही अपना जो जीडीपी और अपना नेशनल कस्टडी वैल्यू, और देखिए अब आप उसको कंपेयर करेंगे तभी ये एट पार हो रहा है। जहाँ पे जो जीडीपी सोर्स का जो हमारा जो हमने सोर्स लिया है, ये आरबीआई वेबसाइट से लिया है, अब वहाँ से ये ऑथेंटिक सोर्स है, और आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है संतोष शेट्टी सर कवर करेंगे जो म्यूचुअल फंड पे हैं। और अब आते हैं एनएसएल डिपॉजिट सिस्टम। एनएसएल किस तरह से डिपॉजिट सिस्टम काम करता है। अगर आप एक निवेशक हैं, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अगर कोई शेयर बाय सेल कर रहे हैं, तो आपने को बाय किया, तो जो इसमें एक एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो स्थापित किया गया है, एनसीएल जो एनएससी द्वारा स्थापित की गई संस्था है, और आईसीसीएल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित की गई गई संस्था है।
तो ये आपको ट्रेड सेटलमेंट के लिए हेल्प करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। फिर हम आती हैं डिपॉजिटरीज। सो इसमें दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि आपका खाता एनएसडीएल में है, तो आपका जो आपका डीपीआईडी है वो आई एन से और आगे न्यूमेरिक नंबर, डिमांड अकाउंट नंबर होगा जो आई एन और न्यूमेरिक नंबर होगा, तो आपका खाता मतलब एनएसडीएल में है। अगर आपको सारा का सारा कैरेक्टर वो उस डिमांड अकाउंट पूरा नंबर न्यूमेरिक कैरेक्टर में है, तो आपका सीडीएसएल में खाता है। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका खाता एनएसडीएल में है कि सीडीएसएल में है। सो आप जो भी आप ट्रेड सेटलमेंट होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बाद में, वो आपके रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरीज के पास जमा हो जाता है फिर। और इसमें इशूअर और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट भी होते हैं, ये सारे प्रोसेस में। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ऑफर करते हैं हमारे निवेशकों को, जैसे कि चेंज इन अकाउंट डिटेल्स। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको टेम्पररी आपका अकाउंट फ्रीज करना है, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। मार्जिन प्लेज रिप्लेज जो जो रिसेंट डेवलपमेंट सेबी के द्वारा की गई है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो गया है, डीमैट और रिमैट ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स कन्वर्ट करनी है, रिडीम करनी है, तो वो भी आप करा सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से। सो इन सब सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से। सो अभी मैं संतोष शेट्टी सर जी को इनवाइट करता हूँ। सर प्लीज़ आप आपका प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा एनलाइटन कीजिए इस आज के टॉपिक के ऊपर। संतोष सर। या ओके। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आपका आवाज क्लियर है। अच्छा, कुछ इको आ रहा है मुझे। सर एक मिनट, या मैं संदीप सभी एक से मिनट। रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्लीज़ अपना ऑडियो म्यूट पे रखिए, ताकि किसी तरह का नेटवर्क इशू ना फेस करें हम। हाँ। और संदीप ये भी देख लेना, आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद हुआ है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग इज ऑन ऑन किया रिकॉर्डिंग सर है। मैंने। हाँ। ओके, कैन आई स्टार्ट? अभी यस यस, प्लीज सर स्टार्ट कीजिए सर। यस। या धन्यवाद संदीप फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। देवी और सज्जनों, मेरा नाम संतोष शेट्टी है। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, और ये पहली बार है मेरी ज़िंदगी में जो मैं सेशन कर रहा हूँ फाइनेंस सब्जेक्ट पे हिंदी में। तो ये मेरी पहली कोशिश है, तो कुछ अगर गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये सेशन को ये फाइनेंस सब्जेक्ट है, तो कुछ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्द भी आएंगे बीच बीच में। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना हिंदी में बात करूँ और आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझा दूँ। देखिए, अगर गलती कुछ हुई है शब्दों में या गलत शब्द यूज हुए तो मुझे जस्ट माफ कर देना। ये मेरा पहला सेशन है ऑन द इंग्लिश पार्ट ऑफ इट। आई जस्ट पुट ऑन माय वीडियो। संदीप, आई थिंक मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। सर एक मिनट, एक मिनट। Yeah. सर अभी अभी आप कर पा रहे हैं? एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट, आई थिंक जस्ट स्टॉप शेयरिंग करता हूँ एंड देन आई जस्ट ओपन माय वीडियो। नो, इट्स शोइंग ओनली म्यूट, इट डजंट शो मी द कैमरा। सर ठीक है, कोई इशू नहीं सर, शायद से कुछ इशू है। कोई दिक्कत नो नहीं सर, आप प्रॉब्लम। ऐसे आप शुरू कर लीजिए। श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है? जी। यस सर, यस यस। ओके। सो देवी बहनों, देवी और सज्जनों,
सॉरी, माफ़ कर देना। आज का अपना जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड पे है। आई थिंक काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा कि क्या है, क्या नहीं है। मैं उसके पहले ये सोचना कोशिश करूँगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना है, निवेश क्यों करना है? उसका महत्व क्या है, वो आपको बताना चाहता हूँ। और ये नेक्स्ट अपना जो सेशन है, ओके, अधिवेशन जो भी चल रहा है अपना नेक्स्ट 1 घंटे के लिए, ये एडोप्शन का। तो अपनी जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कुछ महत्वाकांक्षा होती है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। एक हो सकता है कि आपने अगर हमने शादीशुदा हैं, तो हमारे बच्चे के लिए अच्छा एजुकेशन दिया जाए। वो कुछ बड़े होने के बाद उनकी शादी के बारे में है। और हम जब बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो हमें अपने काफ़ी होती है कि अपने फॉरेन ट्रिप हो, कि अपनी गाड़ी लेने हो, बड़ी कार लेने हो, प्लस अपने सक्सेसफुल लाइफ बोथ इन प्रोफेशनल कैरियर एज़ वेल एज़ अपना बिज़नेस कैरियर में हो। और हमेशा एक रहता है कि देखो हम पूरे साल काम कर रहे हैं, तो अपना कुछ पैशन होता है जो हमने कभी फ़ोकस किया नहीं था। तो ऐसा करें कि एक इन्वेस्टमेंट हो जाए जिस तरह से एक अलग टाइप का स्ट्रीम का पैसा आता रहा है हमें, जिससे जो मुझे करना चाहता था, जो इतने साल से मैं नहीं कर पाया, वो कर पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज़ हमेशा रहता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छे सुख-सुविधा सुलभ करें। एंड ऑफ कोर्स फाइनली द अर्ली रिटायरमेंट। हम जितना भी चाहे, ओके, लाइक हमारे वो पूरे 60 साल तक काम किए, रिटायर हो गए हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि जो हम चाहेंगे कि हम रिटायर हो जाए, 60 तक काम करें, बट पॉसिबिलिटी है कि हम काम ना कर पाएँ, आइदर बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यू, और या कंपनी हमको बोले कि आप काफ़ी काम कर चुके हैं और हमें नया खून चाहिए, नया जवान बंदे लोग चाहिए, तो हमको बोल सकते हैं कि टाटा बाय-बाय। और आपने देखा है पिछले साल क्या-क्या हुआ है, काफ़ी कंपनीज़ बंद हुए हैं, काफ़ी कंपनीज़ ने काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हुआ है। तो आप 60 हो, 50 हो, 30 हो या 20 हो, अभी कुछ एज बचा नहीं है, वो पूरा कंपनी के पॉलिसी के ऊपर रहता है, उनको क्या करना है, कैसे करना है। ये 100 को बचाएँ कि 60 लोग को बचाएँ। अगर उनको सोचे कि 60 लोग को बचा दें, तो 40 लोग को निकलना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हो जाता है इस पूरी जर्नी में। तो हमारा ऑप्शन होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो हम निकल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अपने पास एक गोल होना चाहिए कि हम किसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो गोल क्लियर है, मैं ये 5 साल के लिए कर रहा हूँ जो मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए। ये 15 साल के लिए कर रहा हूँ जब मेरी बच्ची शादी की उम्र हो जाएगी। 20-25 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट का प्लान है। अगर ये सोच के मैं अगर चालू करता हूँ, तो मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वो मेरे लिए क्लियर हो जाता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि मार्केट ऊपर-नीचे हो जाए, जो पिछले हम लोग 1 डेढ़ साल से देख रहे हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज़ मुझे पता है मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या महत्वाकांक्षा है। हेलो? सर आपकी पीपीटी नहीं, हाँ। सडनली कोई आके कुछ कर देता है। ठीक है सॉरी सर, फॉर दैट। एक मिनट। हाँ हाँ, सर अभी नहीं होगा, एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ हाँ, सर अभी अभी आपका ही होगा सर, ठीक ठीक है। है। यस। तो जैसे मैंने बोला अपनी महत्वाकांक्षा है। तो सबसे बड़ा हम लोग बिफोर वी स्टार्ट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट, हम निवेश क्यों करना चाहते हैं। ये अगर अपने अपने को पता चले, तो मार्केट में कोई भी ऊपर नीचे हो, कोई अच्छा सा स्टॉक टिप भी आ जाए, हम इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें पता है हमें ये जर्नी है, इस पे अपनी जर्नी में कंटिन्यू करना है। गाड़ी जब हम ट्रेन में बैठते हैं, कुछ जगह पे बड़ा सिग्नल मिलता है, कुछ जगह पे कम सिग्नल मिलता है, हम गाड़ी से उतरते नहीं है ना। तो उसी तरह से हमें उस गाड़ी में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ये याद रखना है कि हमें पैसा जमा करके आपको कोई गोल मील नहीं करेगा। अगर मैंने पहला पैसा रखा और अपने तकिया में रख दिया, उससे क्या होने वाला है? विल माय मनी ग्रो? मेरा पैसा ग्रो होगा? नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा तभी जब आप निवेश करोगे।
तो ये हमेशा याद रखना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे अलग 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 है। सेविंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पहला स्टेप है। तो सेविंग करने के बाद हमें निवेश करना चाहिए, और निवेश उस प्रोडक्ट में करना चाहिए जहां पे अच्छा रिटर्न मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स। ऐसा नहीं कि हमने आज इन्वेस्ट किया और आज ही हमें कल ही देखे इसका एनएवी क्या है, इसका शेयर प्राइस क्या है। क्योंकि हम ये कर रहे हैं दिन और रात, इसी वजह से काफी आप देखोगे, आपके खुद का पोर्टफोलियो भी आप देखोगे या किसी का सुना होगा कि यार मार्केट ने 25% दिया, मार्केट ने 15% दिया, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में आइदर लॉस हुआ है या मैंने कुछ 1-2 टक्का ही कमाया हुआ है। वो इसलिए हुआ है बिकॉज हमने कभी सोचा ही नहीं हम निवेश क्यों कर रहे हैं। और एक बार आपने बना दिया निवेश क्यों कर रहे हैं करके, डिसाइड कर लिया आपने, तो आपका जो वेल्थ है, आप जो प्लान कर रहे हो वो आपको बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट इज सेविंग एंड देन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो अपना क्लियर होना चाहिए, क्या गोल है। ओके, मुझे टैक्स सेव करने के लिए करना है, मेरे रिटायरमेंट के लिए करना है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना रहेगा, महंगाई रहेंगी, तो सिर्फ 5 साल में उसका 1 करोड़ का वैल्यू 70 करोड़ का 70 लाख का हो जाएगा। और ऐसे करते करते 10 साल में 50 लाख, और 25 साल में जो आज का 1 करोड़ है वो 18 लाख होगा। हमें लगता है कि हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। यस, बट वो विजुअल इम्पैक्ट है। एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपने 100 रुपये डाला है और अपने बैंक में डाला और आपको मिल रहा है 5 टका, तो कितना मिला आपको 1 साल के बाद? 105। तो आपको लगता है आपने पॉजिटिव रिटर्न अर्न किया है। लेकिन इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन 7 टका है। तो एक्चुअली आपने कितना अर्न किया है? 98 रुपीज। 105 आपको लग रहा है, बट -7 करो, इट इज 98 रुपीज। तो आपने पैसा कमाया नहीं, आपने पैसा गवाया है। इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर, हमको पता ही नहीं चलता है। और अगर इसमें मैं इनकम टैक्स भी ऐड कर दूं, जब 105 में 5 रुपए में अगर मैं 30% टैक्स स्लैब में हूं, तो मुझे 1.5%, 3.5, तो 3.5 -7% करूंगा, 7 टका करूंगा, तो मैं -3.5। तो एक्चुअली क्या हुआ है, मैं बैंक के पास गया हूँ और बोल रहा हूँ बैंक को, आप मेरे से 100 रुपए ले लो और 1 साल के बाद आप मुझे 97 रुपीज 50 पैसा दे दो। ये हो रहा है अपने साथ पिछले 10, 20, 30 साल से। आपको पता है पिछले 10, 15 साल से हमारा जो महंगाई है वो अराउंड 7 टका है। ये बीच में हम सिर्फ ऐसे देखते हैं कि 2 टका है, 3 टका, बट हम जब बाजार में जाते हैं हमको पता है कि एक्चुअली इन्फ्लेशन कितना है। 7 टका है। अगर आपका स्कूल एजुकेशन आप देखोगे, उसका महंगाई है 10 टका, 10 से 12 टका है। जब ये पैसा खर्च होता है तब हमें पता चलता है, अरे हमें लगा था 5 लाख होता है, अभी तो 12, 12.5 लाख हो चुका है। तो महंगाई सबसे बड़ा किलर है। वी हम टू हमें हमेशा इस पे याद रखना चाहिए, जब भी कब इन्वेस्ट करें ये देखना चाहिए कि जो हमको मिल रहा है रिटर्न पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन, कर के बाद और महंगा के बाद, मेरा रिटर्न पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैंने 3 टका।
आपको पता है 1.5 साल पहले ये 4% हुआ करता था। 1.5 साल पहले 4% होता था और चुपचाप से ये 4 का 3% हो गया। और सेविंग बैंक अकाउंट रेट पता है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.75%। और इन्फ्लेशन कितना है अपना 7%। एवरेज 7% है, इट कुड बी हायर ऑल्सो। एवरेज 7% है, तो हमने पैसा कमाया है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जहां पे मैं पैसा रख रहा हूं वो मुझे पोस्ट टैक्स और पोस्ट इन्फ्लेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरी बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने को मार्केट जो है वो इक्विटी मार्केट में ज्यादा दिखा जाता है, डेट मार्केट में भी होता है। देयर इज अ स्टेज ऑफ यूफोरिया एंड देयर इज अ फेज ऑफ डिस्पोनेंसी। बेसिकली उत्साहपन, अति उत्साहपन और निराशा। इसको क्यों होता है? क्योंकि ग्रीड, लालच और डर, और इसके वजह से अपने ये रोलर कोस्टर राइड होता रहता है। काफी बार ऐसा होता है, लेकिन मैं अगर बताऊं, अगर 20 अभी का जो साल है 2021, ये एक्चुअली काफी उत्साह पूर्ण पीरियड जा रहा है। जस्ट एग्जैक्टली लाइक 92 में हुआ था, 99 में हुआ था, 2007 में हुआ। तो हम ये स्टेज में, मैं अपना चार्ट पे दिखाता हूँ ग्राफ आपको, पॉइंटर्स आप देखोगे। आज हम ये स्टेज में हैं, थ्रिल एंड यूफोरिया। आप देखो कितने आईपीओस आए हैं, ये हफ्ते में आप देखो 6 आईपीओस। और ऐसे ऐसे कंपनी जिनको हम मतलब पता नहीं वो क्या बिजनेस कर रही है, जस्ट बिकॉज उसने कुछ आईपीओ पिछले 2 साल 1 साल से लिस्टिंग गेन दे दिया, हम डाल रहे हैं विदाउट समझ में आता है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है। कंपनी का नाम पता नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट अभी भी एक कंपनी है जिसका लॉस मेकिंग है, जिसका आईपीओ आया था ये हफ्ते। 2-3 महीने पहले कंपनी आया जो बोल रहा है अगले 2-3 साल में पैसा नहीं बनाने वाला हूँ। उसको भी हमने जबरदस्त प्रीमियम दिया एट द टाइम ऑफ आईपीओ इशू, और जब लिस्ट भी हुआ वो और भी ऊपर बढ़ गया। तो ये क्या है? ये सिचुएशन हुई है जो हमने पिछले 92 99 में कर चुके हैं, 2007 में कर चुके हैं। और क्या होगा उससे? ये दिन आना ही है। वो कब आएगा पता नहीं। 1 महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा, 2-3 साल के बाद आएगा, टाइमिंग किसको पता नहीं है। लेकिन वो आने वाला है, क्योंकि हमने गलतियां कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब है। लिस्टिंग गेन कितने में होता है? 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद लिस्ट होता है, और मैं बेच दिया। बेचने के बाद मैंने क्या किया? बैंक सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। इससे मेरा वेल्थ बनने वाला है नहीं। और आपने 2 लाख डाला या 20 लाख डाला, आपको अलॉटमेंट कितने मिलने वाली है? एक शेयर की। तो वो एक शेयर अगर 100% भी हो जाएगा, हाउ मच डिफरेंस इज गोइंग टू मेक इन योर लाइफ? अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वेल्थ में वो क्या डिफरेंस बनाने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं बीच में एनएफओस के भी, मतलब आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में एक के ऊपर एक एनएफओस आने लगे थे। हम एक तरफ देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से आउटफ्लो हो रहे हैं, इन्वेस्टर बेच रहे हैं, लेकिन एनएफओ में आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि अरे एनएफओ अपना म्यूचुअल फंड से मुझे 5-10%, 15% मिला हुआ है, अरे मार्केट में तो 80%, 100% मिलता है, तो मुझे जाने दो। और क्या हो रहा है? काफी लॉसेस हुए हैं। आज का ही पेपर में आया हुआ है, अगर आप हो सके तो आप देख लो। मैं मिंट पढ़ रहा हूँ, तो मिंट पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ है आज का ही, कि जो आईपीओ आए थे पिछले 2-3 महीने में, मेजर देम हैव कम डाउन द 52 वीक हाई। जो भी उनका हाई था उससे वो 30%, 40% नीचे आ चुके हैं। अगर मार्केट करेक्ट हुए तो जितने भी उनके ऊपर गए थे वो सब वापस नीचे आ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आईपीओ के प्राइस से भी नीचे आ सकते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है इन 2-3 महीने में ही, तो आगे जाके हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि हम समटाइम फोकस नहीं कर रहे, हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज किसी का लॉटरी लग गई तो हमको भी लॉटरी में चाहिए। तो जस्ट आपके एंड ऑफ द डे वो आपका पैसा है, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर पुटिंग इन अ राइट प्लेस। आपने देखा ये जर्नी है सेंसेस की। मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि फोकस ऑन म्यूजिक, संगीत पे फोकस करो, बिकॉज संगीत पे, म्यूजिक पे हम डांस करते हैं। शोर पे हम डांस करते हैं नहीं है, लेकिन हम फोकस शोर पे करते हैं। पिछले पिछले साल जब कोविड का इशू हो गया था, मार्केट करेक्शन हो गया था, काफी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बेच दिए। क्यों? अरे 30% गिर गया, 40% गिर गया, मार्केट और 40% गिर सकता है, बेच दो। और क्या हुआ? मार्केट वो मार्च लो उसके आगे 100% ऊपर चला गया, 7,000 से 15,000 हो चुका है निफ्टी। सेम फॉर सेंसेक्स। और अभी क्या हुआ है? मैंने मार्च में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने जून में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सितंबर में इन्वेस्ट नहीं किया,
लेकिन लगता है ये नया साल है, 2021 है, 2020 निकल गया है, अभी आ जाओ, जितने भी पैसा हो सब डाल दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस नॉइस पे कर रहे हैं। पर आप ये चार्ट देख लीजिए, सेंसेक्स का चार्ट जो है 1990 से चालू हुआ है, अराउंड 100 पॉइंट्स का था, आज वो 50,000 का पॉइंट्स पे है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं। वहां पे कुछ पीरियड था 10 साल तक कुछ किया नहीं, एक थोड़ा थोड़ा करते ऊपर नीचे आते रहे। लेकिन ये हैज बीन स्ट्रेट लाइन? नो। देखो ऊपर चला गया 21,000 तक एंड नीचे गिर गया, उसका फिर से ऊपर चला गया, नीचे गिर गया। हमने तो देखिए पास्ट में जो करेक्शन हुआ है 1992 का या 2000 का या 2008 का, हमने देखा है कि 8 महीना 10 महीना कभी कभी इवन 15 महीना से 20 महीना भी लगा हुआ है। बट 2020 थोड़ा यूनिक था, यहाँ पे मार्केट करेक्शन भी हुआ एक ही महीने में, और 2-3 महीने में वो करेक्शन पूरा रिकवर भी कर लिया। ये पहले मैंने कभी देखा नहीं मेरे 25 साल के जर्नी में। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, मुझे क्या करना चाहिए, निवेशक होकर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले नेक्स्ट अगले 5 साल 10 साल के लिए, मुझे मार्केट नीचे जाए तो मुझे खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए मार्केट नीचे जाए तो? क्योंकि मेरा जो SIP चल रहा है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आई विल गेट मोर यूनिट्स। मुझे खुश होना चाहिए मार्केट गिर रहा है या मार्केट रेंज बॉन्ड है, क्योंकि इससे जो मैं 5,000 10,000 15,000 25,000 जो भी मेरा पैसा आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मैं मोर यूनिट्स खरीदी कर रहा हूँ। और ये अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जब तक मेरा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे चलता रहा मार्केट, और जब मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए तब मार्केट को बढ़ने दो, 50 का 1 लाख भी हो जाए चलेगा, फिर तभी मैं काफी प्रॉफिट बनाऊंगा। बट हम करते हैं उल्टा, जब मार्केट गिरता है वी कम आउट ऑफ इट, हमें मार्केट से निकल जाते हैं। तो हम उल्टा कर रहे हैं। तो आपको जैसे दिखाया था रोलर कोस्टर राइड, वो रोलर कोस्टर लाइफ आपको सेंसेक्स में भी है, लाइफ में भी होता है। हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। दुख दर्द खुश खुशी सब होता रहता है, तो आपको एंजॉय करना है इस राइड को। अगर जितना बड़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा जब ये हुआ था 2000 में, काफी बुरा लगा था। 6,000 सेंसेक्स से 2,200 तक आ गया था 2003। 3 साल तक मार्केट वन वे डाउनवर्ड ट्रेंड था। अगर आपने ये एंजॉय किया होता, ये टेनर आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते होते, जब ये मार्केट रिबाउंड हो गया फिर से 6,000 पे आ गया इन 2005 2006, आपने जबरदस्त प्रॉफिट बनाए होते। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पूरा बेच दिया और हम ये लेवल पे आ गए बाय करने के लिए। सेम थिंग वी डिड इट इन 21,000 लेवल एट 2008, और हमने सेम किया अराउंड 30,000 35,000 इन 2020। तो हम पूछते हैं अरे ये मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है, ये अस्थिरता किस कारण से है? बाकी देयर आर लॉट ऑफ नॉइस। आपने जैसे देखा कल परसों फेड का न्यूज चल रहा था, तो फेड क्या बोलेगा उसकी अपनी चिंता है। RBI का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का बजट कैसा होगा। अरे कोई बोल रहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट नीचे आने वाला है। अरे यार अभी मोदी इलेक्शन जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कलकत्ता के इलेक्शन में हारेगा तो क्या होगा ममता बनर्जी का, हाउ मार्केट विल रिएक्ट। अरे FI पैसा ला रहा है कि नहीं ले रहा, DI का अपने जो DI मतलब इसलिए अपने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी, अगर उनके पैसा नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट क्या होती क्या होगा। मतलब पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं, बट अगर मार्च का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या करूं, पहले बेच दूं कि वेट करूं। और ऑफ कोर्स ऑलवेज ग्लोबल मैक्रोस, और कोविड का कुछ इशू हो गया या किसी और कंपनी का इशू हो गया, कोई कंट्री में कुछ इशू हो गया, ये सब नॉइस है। ये हर साल आते थे, पिछले 25 30 50 साल से आ रहे हैं। इंडिया में भी है हिस्ट्री सिंस 1979 80, लेकिन US में 200-150 साल का हिस्ट्री अवेलेबल है, मार्केट का हिस्ट्री अवेलेबल है। तो ऐसे न्यूज हर साल आते हैं। तो हमें फोकस करना है संगीत पे, म्यूजिक पे, एंड नॉट ऑन नॉइस। तो अभी हमने समझ लिया चलो मार्केट के बारे में हमें क्या करना है, लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, अब हम क्या करें? आज ही सबसे अच्छा दिख रहा था, आज आज एक ही दिन में सेंसेक्स 48,500 लेवल से 50,000 गया, मतलब रेंज देखो 1,500 पॉइंट्स। सुबह ऊपर गया, बाद में नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, एंड देन फाइनली क्लोज एट 600 पॉइंट्स। आज एक दिन में मार्केट का ये ऊपर चढ़ाव है। आप मुझे बताइए, अगर आज मॉर्निंग में कोई भी गारंटी के साथ बोल सकता था मार्केट कितने में क्लोज होगा, पॉजिटिव क्लोज होगा कि नेगेटिव क्लोज होगा, हमको पता नहीं था। अगर पॉजिटिव क्लोज बोला तो कितना क्लोज होगा किसी को पता नहीं है। तो मार्केट इज अनसर्टन, बट व्हाट इज सर्टन कि इफ यू होल्ड, इफ यू आप इन्वेस्ट करो उसको 5-10 साल के लिए, पैसा बना है, पास्ट में हुआ है, आगे भी होगा। बट हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। मे बी पिछले 5 साल में 5 साल में पैसा बना, लेकिन अगले 5 साल में नहीं बनेगा तो 6 साल में बनेगा।
लेकिन पैसा बनेगा प्रोवाइडेड यू स्टे इन्वेस्टेड। तो हमें क्वेश्चन आता है, अरे इक्विटी मार्केट का क्या करें, अभी इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, कितना करूं। बॉन्ड डील्स, 10 साल का जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, 6.20 हो गया है। एक पिछले साल तो 5.50 था। यूएस में तो 181.7% हो गया है। गोल्ड जो काफी बड़ा था अगस्त तक, आज 20% नीचे है। अभी गवर्नमेंट तो रिपो आरबीआई तो रिपो रेट कट करने वाला नहीं है, तो मैं डेट फंड से निकल जाऊं क्या? इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो मैं क्या करूं? गोल्ड में चला जाऊं? तो ये हमेशा पजल रहता है एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? दूसरे आते चैलेंजेस, चुनौती अपने पास आती है। वी आर अ रिटेल इन्वेस्टर, हम काम भी कर रहे हैं, मैं मोतीलाल ओसवाल में काम कर रहा हूँ, ओके, लेकिन मेरा काम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। मैं हेड ऑफ रिसर्च हूँ, मैं हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस देखता हूँ। तो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि इस स्टॉक के बारे में पूरा स्टडी करूँ और करूँ, देखता रहूँ कैसे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इवन इफ आई एम वर्किंग मोतीलाल ओसवाल, और आप लोग, काफी लोग तो कुछ और कंपनी में काम करते होंगे, आप बैंक पे होंगे या कोई मार्केटिंग लेवल पे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम करते होंगे, तो आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है टू मैनेज ईच स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। अच्छा, कौन सा म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड नीचे जा रहा है, मार्केट में न्यूज हुआ तो मैं क्या करूं, बाय करूं कि मत करूं। टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो, आपको पता है जब आप बाय एंड सेल करते हो स्टॉक मार्केट में, आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड में होता है, बाय एंड सेल करता है फंड मैनेजर, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। आप तभी टैक्स पे करोगे जब आपने बेचा हुआ है। दूसरी बात होता है एक्सपेंसेस, आपको जो कॉस्ट होगा, एक्सपेंस ब्रोकरेज कॉस्ट होगा, वो म्यूचुअल फंड से कम होगा, तो आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलता नहीं है। तीसरी बात है एसेट एलोकेशन, मैं अभी ये लगता है मार्केट गिरने वाला है तो मैं पूरा का पूरा डेट में चला जाऊं या गोल्ड में चला जाऊं। नहीं यार, मुझे लगता है मार्केट ऊपर है तो पूरा का पूरा इक्विटी में डाल देता हूँ। तो हम वो एसेट क्लास जैसे होता है कि इक्विटी हो, डेट में हो, गोल्ड हो या इंटरनेशनल इक्विटी हो, उसमें कितना डालें और कब तक डालें और कब तक रहे, वो हमें पता नहीं होता है। देन क्या करूँ, मेरा जो स्टॉक है वो हर दिन बढ़ते जा रहा है, मैं अभी बाय करूँ कि सेल करूँ। एंड देन फाइनली कितना स्टॉक लूँ, 10, 20, 30, 40। आपने, काफी लोग का ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो होगा, स्पेशली इन लास्ट 1 ईयर जिसने आईपीओस आए हैं और एनएफओस आए हैं। मैं शॉक नहीं होऊंगा कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक है, और कितने क्वांटिटी, 10, 12, 15 क्वांटिटी, लेकिन 50 स्टॉक है। वो 50 स्टॉक का कुछ यूनिकनेस है? नथिंग। क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरे लिए क्या सोल्यूशन है? और वो सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। मुझे पता है काफी लोग यहाँ पे जो है उनको पता हो तो होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, बिकॉज सेबी ने काफी प्रोसेस यूज किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही ऐड कर रहे हैं पिछले काफी सालों से। तो मुझे पता है म्यूचुअल फंड पता होगा, लेकिन जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड का काम है, अगर 10 लोग है, मैं एग्जांपल सिर्फ 10 लोग का दे रहा हूँ, अगर 10 लोग है तो 10 लोगों से पैसा लेके, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा, टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, और इस तरह से इन्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रोथ ओरिएंटेशन हो। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, तो जैसे इट्स पूलिंग ऑफ फंड। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें आपको डिमैट अकाउंट खोलना नहीं है, आपको खुद बाय सेल नहीं करना है। जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ में ट्रांजेक्शन करने वाला है, आपके बिहाफ में कॉल लेने वाला है बेस्ड ऑन वॉट एवर द न्यूज उसके पास पड़ा है। हमें 24/7, 24 घंटा/7 दिन कर नहीं सकते हैं ट्रैकिंग, उसका ये जॉब है, वो कर रहा है। और ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो डोमेस्टिक इक्विटी में, दैट मीन अपने स्टॉक मार्केट में डालते हैं। इंटरनेशनल इक्विटी यूएस मार्केट में डाल रहे हैं। अभी काफी आपने देखा होगा 1.5 साल में काफी एनएफओस भी आए हैं जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल इक्विटी में डाल सकते हो। हमें पता है अमेजोन पता है, हमें फेसबुक पता है, हमें एप्पल पता है, लेकिन मैं बाय कर सकता हूँ एक एक स्टॉक, महंगा पड़ेगा कॉस्टिंग वाइज एंड ट्रैकिंग वाइज, बट थ्रू म्यूचुअल फंड इज वेरी ईज। तीसरा, वो लोग गोल्ड में भी डालते हैं, फिजिकल गोल्ड में डालते हैं, बॉन्ड में डालते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालते हैं, एंड कुछ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड मेरे बिहाफ में इस पांचों प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना करना है, कब करना है, कितना तक रखना है, कितना तक बेचना है, वो सब फंड मैनेजर अपने बिहाफ में करता है। तो ये बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आपको लगता है कि आप ये मैनेज कर सकते हो, आपके पास ये सामर्थ्य है कि आप ये देख सकते हो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल डायरेक्ट बाइंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल। लेकिन हमें पता है हमारे पास समय नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमारे पास उतनी
समय भी नहीं है कि हम एक-एक स्टॉक के बारे में ट्रैक करके और उस पे इन्वेस्ट करें, निकलें, तो हमें म्यूचुअल फंड ये सपोर्ट करता है। और म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट फॉर्म में है। इट इज़ हाइली रेगुलेटेड बाय सेबी। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे मेरे जैसे अगले 10, 15, 20, हज़ार, लाख लोग के इन्वेस्टर होते हैं। तो जो यूनिट्स लिए गए हैं, जो स्टॉक लेके गए हैं, लिया गया है, तो 4 लोग होंगे तो 4 लोग के शेयर होती है। 10 हो तो 10 को शेयर, 100 लोग हैं तो 100 लोग के लिए वो शेयर होती है। और हमें एनएवी मिलती है ऑन अ डेली बेसिस। तो हम क्या करते हैं द इन्वेस्टर, हम पैसा देते हैं फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर उसको स्टॉक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये सिक्योरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो डेट फंड हो तो इंटरेस्ट देता होगा, स्टॉक होगा तो डिविडेंड देगा, प्लस कैपिटल गेन देगा। तो ये रिटर्न बनता है। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो ग्रोथ ऑप्शन में वही पैसा उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपका इन्वेस्ट बढ़ता रहता है। अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया हुआ है तो आपको रेगुलरली मे बी साल में या 1.5 साल में या 6 मंथ में आपको डिविडेंड दिया जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का है। एंड ये म्यूचुअल फंड सबसे, मतलब if I have to ask, if I have to tell someone, 95% 95% ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, किसी का भी रिक्वायरमेंट हो, आप रिटेल क्लाइंट हो, आप एचएनआई क्लाइंट हो या अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट हो, मेरे पर्सनल व्यू है कि 90-95% ऑफ द इन्वेस्टमेंट नीड कैन बी मेट बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने पहले बताया फायदा क्या है बताया वहां पे, बट फिर से एक बार, वेल्थ एक्यूमुलेशन विद फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। आप ये देखो, मैं अभी स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ, बट अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, दे आर प्योरली उदाहरण के लिए। एमआरएफ का स्टॉक 90,000 का है, मुझे एमआरएफ बाय करना है, बट मेरे पास 5,000 10,000 है, मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। आयशर मोटर 2,500 पे है, 2,500 मेरे पास पड़े हैं, मैं एक ही आयशर मोटर ले सकता हूँ। बट म्यूचुअल फंड में मैं 1,000 रुपए से भी एसआईपी कर सकता हूँ, 5,000 से मैं इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करता हूँ, और ये 5,000 रुपए में मैं एमआरएफ भी बाय किया, मैंने एशियन पेंट भी बाय किया, मैंने टाइटन भी बाय किया, मैंने रिलायंस भी बाय किया, मैंने एचडीएफसी बैंक भी बाय किया है। तो 5,000, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए में मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। दूसरी है कि मैं उसको एक टाइम कर सकता हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या मंथली बेसिस में एसआईपी कर सकता हूँ, या मुझे क्वार्टरली बेसिस में एसआईपी कर सकता हूँ। तो देयर आर वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, मैं आराम से कर सकता हूँ। एक तो मैं बैंक से एसआईपी कर सकता हूँ, या मैं एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, मैंने पूरा का पूरा पैसा लिक्विड फंड में डाल दिया और वहां से एसटीपी कर रहा हूँ मेरे इक्विटी फंड में। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक मिनट। दूसरी बात है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च टीम होती है, 10-20 लोगों की रिसर्च टीम होती है, सेल्स टीम होती है, जो उनको सपोर्ट देती है, आइडिया देती है मार्केट के बारे में। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट जिनका ये धंधा है, बेसिकली उनका ये काम है, 24 घंटे करते रहते, 7 दिन करते रहते हैं, तो दे आर फार बेटर ऑफ देन अस। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास वो समय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमसे थोड़ा सा ज्यादा वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर मेरे पास 10,000 है, आज मैं 10,000 में एमआरएफ तो नहीं बाय कर सकता, बट मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिलती है स्टॉक्स की, मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिलती है एसेट एलोकेशन की। जैसे कि मैं अगर एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डालता हूँ, तो वो फंड क्या करता है, वो इक्विटी में डालता है, वो डेट में डालता है, वो आर्बिट्राज में डालता है। अगर मैं कोई मल्टी एसेट फंड में डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक इक्विटी मिलती है, इंटरनेशनल इक्विटी मिलती है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मिलता है, डेट का मिलता है, एंड लिक्विडिटी ऑलवेज हाई है। आप देखो, अब जब स्टॉक मार्केट में जाते हो, तो कभी भी कोई स्टॉक आपने जो लिया हुआ है, सर्किट लग जाता है, लो सर्किट लग जाता है, आप बेच नहीं पा रहे हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जिस दिन पैसा चाहिए, आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल दीजिए, T+2 मतलब 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो हायर लिक्विडिटी है कंपेयर टू अदर एवेन्यू। टैक्स बेनिफिट, मेरा दो चीज का टैक्स बेनिफिट होती है। एक है, और आपने ईएलएसएस में डाला है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, तो आपको 1.5 लाख रुपए आप डाल सकते हो, आप एटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा टैक्स बेनिफिट मैंने आपको ये बोला कि अगर फंड मैनेजर ने कुछ चर्न किया है पोर्टफोलियो, आपको कुछ टैक्स नहीं पे करना है, आपको टैक्स तभी पे करना है जब आप बेचते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में कुछ बाय सेल किया है, तो आपको तभी का तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आपको टैक्स। जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड जब ट्रांजेक्शन करता है, ओके, वो जब एक्सरसाइज करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, बिकॉज वो लमसम में बाय करता है या क्वांटिटी में बाय करता है, ही कैन बाय एट अ फार बेटर प्राइस। एंड फाइनली सेफ्टी एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेफ्टी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज
यहाँ पे ट्रस्ट मोड पे होता है, तो देयर आर ट्रस्टीज हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट, प्लस सेबी का रेगुलेटेड है। तो म्यूचुअल फंड में ये काफी एडवांटेज है, तो फायदा है हमें। यस, कुछ कुछ स्कीम में कुछ गड़बड़ हुई है, हमने देखा है पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, बट अब वन ऑफ केस है। हम इस वन ऑफ केस को जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर वो गड़बड़ी होती एक कंपनी तो सबके होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है, तो किसी का कभी कोई कॉल गलत जा सकता है। एंड ऑफ द आपके समझो, अपने जो फंड मैनेजर भी होते हैं, वो हमें एक ह्यूमन बीइंग है, आम वो आदमी भी, वो भी आदमी है, वो भगवान नहीं है, तो उससे कभी कभी गलतियां हो सकती है। यस, वी शुड एक्सपेक्ट देम नॉट टू डू जस्ट मिस्टेक, सच ब्लंडर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती है। बट किसी का एक बंदे का गलती आप जनरलाइज नहीं करते कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनाया हुआ है। तो अगर टाइम परमिट करे, मैं आपको एक दिखा दूंगा एक म्यूचुअल फंड के बारे में, वो 25 साल का उनका जर्नी दिखा दूंगा अगर टाइम परमिट करता तो आज का, बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि इन्वेस्ट करना है, तो कोई बोलता है अरे आपके पास 10 लाख है तो आप पूरे 10 लाख, आपने कभी व्हाट्सअप देखा होगा आपने, अगर आपने 1 लाख इन्फोसिस लिया होता 1995 में, तो आज 2 करोड़ 4 करोड़ कुछ पैसा होता। बट आप ये सोचो, 1 लाख इन 1995 इज इक्वल टू 1 करोड़ इन टुडे। आज मेरे पास 1 करोड़ है नहीं है, तो 1 लाख की बात क्या करो 1985 की। अगर मेरे पास था तो मैं कर लेता, बट हम लोग तभी 1 लाख होता तो सिर्फ एक स्टॉक में बाय करता, इन्फोसिस में, जो जस्ट कंपनी जस्ट लिस्टेड हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में। डेफिनेटली नो। तो पीछे जाके देखने में अच्छा लगता है, तो हम 95 में तो इन्वेस्ट नहीं कर चुके, पर अभी तो कर सकते हैं। तो अभी करना है तो क्या करना है, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड एसआईपी। एसआईपी इज ऑलवेज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप व्यवस्थित निवेश करते हो, हर महीने करते हो, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब भी आपके हाथ में बोनस मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो उसी एसआईपी में आप टॉपअप करते जाओ, लमसम करते जाओ। से अगर आपने 5,000 का एसआईपी चालू कर दिया और आपको बोनस मिल गया से 50,000 का, तो उस 50,000 में 10,000 आपने आपके खर्चे के लिए रख दिया, और 40,000 जिस जहां जहां पे आपके ऐसे भी चल रहे हैं, फिर आपको 4 ऐसे भी चल रहे हैं, तो आपने 10,000 डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, आपका ऐसा भी तो चल रहा है, और जो भी एक्सेस पैसा आया आपके पास, वो आप उसी स्टॉक म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। और सिंस ये अपने बैंक अकाउंट से निकलता रहेगा, तो आपको एक सिस्टमेटिक सेविंग, कंपल्सरी सेविंग भी हो जाएगी। काफी लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट किया होगा बैंक में, वो एसआईपी सिमिलर अप्रोच पे है, सिर्फ इतना ही आपने रखना है। कुछ भी हो, आप जब एसआईपी स्टार्ट करते हो, आप उसको 1 साल का एसआईपी 2 साल का एसआईपी मत करो, आप उसके लिए एटलीस्ट 10 साल का करो। इफ यू वांट डोंट वांट टू डू फॉर लाइफ टाइम, 10 साल का करो। क्यों? क्योंकि आपने अगर 1 साल का लिया हुआ है एसआईपी, तो 1 साल के 12 एसआईपी होने के बाद अपने आप एसआईपी बंद हो जाएगा। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो मार्केट खराब था, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखा ना, आपको एसआईपी और शुरुआत नहीं करोगे, आप नहीं उसको 12 महीने के लिए और नहीं करोगे, आप स्टॉप कर दोगे, आप नया एसआईपी करोगे या आप करना बंद कर दोगे। आप 10 साल क्लिक करो, आप ये देखो, आप एसआईपी कभी भी स्टॉप कर सकते हो, बट जो स्टॉप हुआ चीज को स्टार्ट करने में तकलीफ होता है। तो हमेशा आप जब एसआईपी स्टार्ट करो, मिनिमम 10 साल के लिए करो, हो सके तो 20 साल के लिए, लेकिन 10 साल मिनिमम। और आप उसको जो ऑब्जर्व करते रहो, साल में एक बार जब देखो कैसा चल रहा है। साल में देखो का मतलब ये नहीं कि देख लिया और निकाल दिया, क्यों? लॉस बना रहा है। मैं आपको, मेरे पास एक स्लाइड है आपको दिखाने के लिए, एंड लाइव लाइव केस है, तो उसको आपको आप कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा पिछले 10 साल 15 साल पहले। तो म्यूचुअल फंड हमने, मैंने बताया वहां पे कि आपका एक एक रुपए का आपको ये बेनिफिट मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो आपने देखा होगा ये चार्ट में, आपने जब स्टार्ट किया तो इतना छोटा दिखता है, लेकिन 20 साल में वो काफी बड़ा दिखेगा। आप बोलोगे अरे मेरे 5,000 से क्या होने वाला है, 10,000 से क्या होने वाला है, मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, हमने सुना हुआ है। उसी तरह से एसआईपी आपका बड़ा सागर बन सकता है। और ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये ग्रोथ भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट मार्केट वैसे स्ट्रेट लाइन में जाता है नहीं, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। और हमने देखा है सेंसर का चार्ट 1980 से स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे जाके गया हुआ है। सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ एसआईपी? लाइटर ऑन वॉलेट, मतलब मेरे जो पॉकेट में समाने वाला है, पर मैं 5,000 का भी कर सकता हूँ, 10,000 का भी कर सकता हूँ, 10,000 का 1 लाख का भी एसआईपी कर सकता हूँ एक एक स्कीम में। दूसरा, मार्केट टाइमिंग इज इरेलेवेंट, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कब करूँ, आप मुहूर्त लूँ कि मत लूँ मुहूर्त, कुछ नहीं देखना है आपने को। अगर मैं एवरी फर्स्ट ऑफ मेरा मंथ ऑफ जा रहा है एसआईपी, जा रहा है, टेंशन नहीं है। एनेबल्स रुपए कॉस्ट एवरेजिंग, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? अगर जब मैं ले रहा था, जब सेंसेक्स 50,000 में था, अभी सेंसेक्स 25,000 में आ गया, तो मैं एवरेज कर रहा हूँ। और जिसके कारण से जब सेंसेक्स 1 लाख जाएगा 20 साल में भी, 25 साल, मुझे पता नहीं कब,
तो मेरा एवरेज कॉस्ट काफी लो होंगे कंपेयर टू मार्केट प्राइस एट दैट टाइम। इसी कारण से मेरा प्रॉफिट मुनाफा ज्यादा होगा। बेनिफिट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? आठवां जुआ बोला जाता है उसको। आप जितना उसको स्टे करने देते हो, पैसे को जितना आप अलाउ करते हो टू स्टे, इट विल ग्रो मल्टीपल टाइम। एंड फाइनली हेल्थ इन गोल प्लानिंग। गोल प्लानिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एसआईपी मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, ये एसआईपी मैं कर रहा हूँ बच्चे के शादी के लिए, ये एसआईपी मैं कर रहा हूँ मेरा बड़ा गाड़ी लेने के लिए, ये एसआईपी कर रहा हूँ मेरा रिटायरमेंट के लिए। अगर आपने डिसाइड किया ईच इच गोल को आपने एक एक एसआईपी डाल दिया, मार्केट ऊपर नीचे जाए, आपका एसआईपी लॉस भी दिखाई दे, आप उसको निकालोगे नहीं, क्योंकि आपने इसको टैगिंग किया होगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में टीवी में देखा हुआ है कि कुछ कुछ क्या उसको इंग्लिश हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि वही वाटी में रखते हैं या बॉक्स में रखते हैं, ये बच्चे की शादी के लिए गोल, इट तो गोल बेस, चावल के इसमें, गेहूं के यहाँ पे पैसा रखा जाता था। बट इट वॉज सेविंग, इट वॉज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट वॉज मोर ऑफ अ सेविंग। हमें उस सेविंग से निकलते निवेश करना है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अपने आप देखो, हम पूछते हैं सर मैं 5,000 का एसआईपी चालू करूँ कि 10,000 का एसआईपी? मेरे पास औकात है 50,000 की, लेकिन मैं 5,000 करता हूँ। क्यों? यार देखते हैं मार्केट कैसा है, देखते हैं। और तब तक क्या होगा, मेरा बाकी 45,000 पड़ा है सेविंग में। और आप ये देख लो, अगर मैं 5,000 का एसआईपी कर रहा हूँ पर मंथ में, ये 5 साल का रिटर्न है। 5 साल में कितना होगा, 10 साल में कितना होगा, 20,000। यहाँ पे मैंने लिया है 12% का रिटर्न, आगे जाके 12% का रिटर्न होता तो, ये अगेन एजम्पशन है। तो अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ, ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, 12% के इसमें रिटर्न में कर रहा हूँ, तो ये 5,000 जो डाल रहा हूँ वो 50 लाख बन जाएगा 20 साल के बाद। लेकिन मुझे चाहिए मेरे रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़, 20 साल के बाद मुझे 5 करोड़ चाहिए। तो 5,000 से होने वाला है? नहीं। 10,000 से होने वाला है? नहीं। 25,000 से नहीं। अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए, जैसे 4.94 नियर टू 5 करोड़, अगर मुझे 5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना ही होगा। और ये 50,000 मुझे 20 साल, अगले 20 साल हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिलीजियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। आपने सुना होगा 12% एवरेज, बट ये 12% का मतलब ये नहीं कि हर साल 12% था। कुछ साल था जहां पे 25% रिटर्न मिला, कुछ साल था मार्केट 25 नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स 12% दिया है। हमने सुना है कि सेंसेक्स ने 15 से 16% दिया है, बट इसका मतलब ये कि हर साल 15-16% दिया नहीं। 2000 मार्केट वाज डाउन, 2008 मार्केट वाज डाउन बाय 60%, पॉजिटिव छोड़ो 60% नेगेटिव था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मार्केट ने, सेंसेक्स ने पिछले 25-30 साल में 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 10-15 साल में मार्केट का रिटर्न भी 12% हुआ है, इसलिए हमने 12% का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। तो आप हमेशा याद रखो कि आपका गोल क्या है। अगर मुझे गोल 5 करोड़ करना है तो मुझे उतना ही तरह का एसआईपी का डालना पड़ेगा। ये आपको एग्जांपल दे रहा है एसआईपी का। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 10,000 आप डाल रहे हो हर महीना, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। आपने देखा जरा पीरियड ऑफ लाइक 11 to 14 ये फ्लैट मार्केट था, आपको ऐसा भी चल रहा था फ्लैट मार्केट में भी, आपको एसआईपी रिटर्न 20% का मिला था। तो आपने 4 साल इन्वेस्ट किया तो 4,80,000 हुआ, तो 4,80,000 का 7 लाख बन गया है। यूरोपियन क्राइसिस 15 से 17, बुल पीरियड 17 to 19, कोविड क्राइसिस जैन टू 31, मार्केट गिरा था, लेकिन मार्केट उसी तरह से बढ़ भी गया काफी। तो मैंने पूरे 12 महीने में मैंने 1,20,000 डाला, आज वो 1,20,000 1,56,000 हो गया है। इतना 60% का दिख रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड ये वन ऑफ है, आगे प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट 60% रिटर्न। अगले एक साल के लिए मार्केट रिटर्न कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, बट आई शुड बी वेरी हैप्पी विद नेगेटिव, क्योंकि मेरा जो भी एसआईपी जाएगा इज गोइंग टू बाय मोर यूनिट्स। दिस शुड बी अवर फोकस एरिया ओवर द डिकेड। अगर आपने 2011 से किया है तो 10 साल के लिए कितना रिटर्न मिला है एसआईपी का? 12%। तो आपने 12 लाख डाला होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका वैल्यू आज 22 लाख हुआ है। मार्केट का साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है और रहेगा, आगे जाके भी रहेगा। इससे ज्यादा हो सकता है जो हमने देखा है 2020 में, मार्च अप्रैल मई में, वो आगे जाके हो सकता है। अभी और 10 दिन बाकी है इस महीने में, ये महीने भी हो सकता है, मार्च में हो सकता है या अप्रैल में हो सकता है, या 2020 में हो ही नहीं सकता, मे बी 2020 में हो जाएगा। तो कैन आई वेट फॉर इट? नो। मेरा काम क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में ये है, संतोष तू कब इन्वेस्ट कर सकता है? मैं हर महीने 1 तारीख को 10,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ग्रेट।
संतोष तू 50,000 इन्वेस्ट कर सकता है? यस, मेरा सेविंग है 50,000 का, तो मैं 50,000 में इन्वेस्ट करूंगा। व्हाई शुड आई डू 10,000? अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए 20 साल के बाद, तो 10,000 से नहीं बनने वाला है, मुझे 50,000 रुपए डालना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव मार्केट में क्या न्यूज है। एंड दिस इज द एक्चुअल, मैंने यहाँ पे स्कीम नेम हटा दिया सो दैट ये किसी का बायसनेस ना हो। तो बेसिकली स्कीम था लार्ज कैप का, एक मल्टी कैप का, मिड कैप का। ये लाइव एग्जांपल है। ये हमने दिया मंथली एसआईपी 10,000 रुपए का, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो हमने स्टार्ट किया एसआईपी 2007 से 2008 तक। आपको पता है 2007 वाज द बुलिश पीरियड, एंड देन 2008 मार्केट 21,000 टच करने के बाद 8,000 टच किया अराउंड अक्टूबर, दिवाली के टाइम पे। तो क्या हो गया, 10,000 में इन्वेस्ट कर रहा था पर मंथ, तो 24 महीने में कितना हुआ, 2,40,000। वो 2,40,000 का वैल्यू क्या हो गया, 1,71,000, 1,57,000, 1,58,000। तो क्या हुआ, अपने रिटर्न नेगेटिव रिटर्न हुए। अभी ये नेगेटिव रिटर्न देख के आपको, आप जितने हर महीने डाल रहे थे और हर महीने आपको नेगेटिव हो रहा है। आपने 10,000 डाला तो 10,000 का वैल्यू 8,000 हो गया। आपने पुराने जो 10,000 डाला था उसका वैल्यू 7,000 हो गया। तो काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दी, एसआईपी स्टॉप कर दी। तो मैं अपना एग्जांपल, अगर मैं सोचता संतोष आपने इन्वेस्ट किसके लिए किया था, रिटायरमेंट के लिए ना। वो आपके 2 साल में रिटायरमेंट है नहीं, कब है आपके, 20-25 साल के बाद है। तो संतोष थोड़ा और 5 साल के लिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं होल्ड करता हूँ दिसंबर 12 तक। तो कितना साल बढ़ा है मैंने, और 4 साल के लिए इन्वेस्ट बढ़ा दिया। मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है 10,000 का। क्या हुआ, मैंने ओवरऑल पिछले 7 साल से 7,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया। उसका वैल्यू क्या हुआ, 10 लाख, 9,67,000, 11 लाख। क्या रिटर्न आया मेरा, 11 से 14%। मैंने बोला संतोष तू 2,000 तक तो रखा नहीं है ना, तू प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए, तो कंटिन्यू कर। तो मैं बोला चलो मैं 10,000, और ये 10,000 पर स्कीम है, 10,000 पर स्कीम है ये। तो मैंने इन्वेस्ट कंटिन्यू करने लगा। तो अभी तक मैंने कितना इन्वेस्ट किया, दिस इज 28 फरवरी, मतलब एज ऑफ लास्ट मंथ मैंने 17 लाख रुपए डाले फ्रॉम 2007। कितने साल, 13 साल, 13 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 17 लाख मैंने डाले हैं। तो 17 लाख का वैल्यू क्या है, 46 लाख, 46 लाख एंड 54 लाख। अभी आपको 54 लाख ज्यादा दिख रहा है, मिड कैप में अच्छा रिटर्न दिख रहा है। पर आपको पता है पिछले 1 साल में मिड कैप में भी रैली दिखाई दी है, जबरदस्त रैली हो गई है। तो मिड कैप अच्छा देता है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू, अपने वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मल्टी कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए। अब जब देखोगे ग्राफ, तो क्या ये पूरा तीनों का तीनों नीचे गिरे थे, जब रिवर्सल हो गया ऊपर गए। एंड दिस इज द स्टेटस एज ऑफ टुडे। 13 साल का रिटर्न का क्या हालत है देखो। अगर मुझे 10% से ऊपर मिल रहा है, इफ आई एम गेटिंग मोर देन 10%, आई शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। 2 साल पहले टैक्स फ्री था एंटायर कैपिटल गेन, अभी टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन 10% है। बेटर देन बैंक एफडी जहाँ पे मुझे 30% पे करना पड़ता है। इफ आई एम अर्निंग मोर देन 50 lakhs और 1 करोड़, तो मेरा टैक्स अभी 40% हो जाता है। So it is far far better to stay invested, keep investing regularly, irrespective मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरा डिसिप्लिन है, मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। तो फाइनली मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई मुझे पूछता रहता है मैं क्या करें, तो ये डॉन का मतलब फेमस डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं उसी तरह से बोलता हूँ कि मार्केट के बॉटम को या टॉप को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप मुझे बताइए, जब मार्च 2020 में मार्केट गिर गया था 7,800 में निफ्टी, हम लोग कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, काफी लोगों ने, 99% में बोल सकता हूँ इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने भी खुद नहीं इन्वेस्ट किया, मैं डर गया था। और तब पकड़ पाए बॉटम नहीं। जनवरी फरवरी में टॉप हुआ था, तब मैंने टॉप में बेचा नहीं, मैं टॉप में बेचा नहीं, ना बेच पाया, क्योंकि तभी ग्रीड आ गई थी, अरे यार मार्केट और ऊपर जाएगा। और जब नीचे गया तब मैं डर गया था, तभी लिया नहीं। क्यों, मैं मार्केट और नीचे जाने की सोच रहा हूँ, 500, 1000, 6,000 जाएगा। आज का देख लो, टुडे भी अराउंड 50,000 लेवल पे है। अभी ये मार्केट हाई है, वेरी हाई है या लो है, हमको अगले 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा। 5 साल के बाद अगर सेंसेक्स 80,000 हो जाता है, तब हमको लगेगा अरे ये तो लो लेवल था यार, काफी अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। बट आज अपने को वेरी हाई लगता होगा, हाई लगता होगा। यस, वैल्यूएशन वाइज, पी वाइज हम जो देखते हैं वो हाई है। बट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगले 5 साल 10 साल में, मार्केट करेक्शन हुआ तो और भी अच्छा है, मेरा एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, तो उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो फाइनली
मुझे निवेश करना है तो क्या प्लान करना है। आप ये सोच सकते हो कि मैं एक दिन के लिए 24 घंटा काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 दिन के लिए काम कर सकता हूँ फॉर 2 days कंटिन्यूस 24/2 days कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। लेकिन पैसा आपके लिए काम कर सकता है 24/7 एवरी ईयर। पैसा आपके लिए 24/7 काम कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 10-12 आवर के लिए काम कर सकते हैं एक दिन में, मे बी एक दिन के लिए 24 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 1 or 2 days। बट पैसा कर सकता है। हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना हम पैसे को हमारे लिए काम करने दें। और कब पैसा हमारे लिए काम करेगा? जब हम निवेश करेंगे। और जब हम निवेश करेंगे, हमें उसे स्पेसिफिक गोल के साथ रखना है। स्पेसिफिक गोल, तो आप जैसा स्पेसिफिक गोल रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लगेगा, अरे ये तो 5 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए, तो अभी मार्केट करेक्शन होने वाला है, सुनने से डरने का नहीं है, वेलकम करो, स्वागत करो उसका। और हमेशा याद रखना, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। ओके, हमें महंगाई को बीट करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं जो भी रिटर्न मिलेगा पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन, अगर वो पॉजिटिव है, मैंने वेल्थ बनाया है। पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन अगर मैंने पैसा नहीं बनाया, तो मैंने नुकसान किया हुआ है। तो क्या करना है हमने को? स्टार्ट अर्ली एज टुडे, यू नो। कल कल बोल के कभी कल नहीं आता है। इफ यू टू स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर आपने महीने का एसआईपी करने का सोचा है, तो हर महीना कुछ भी हो, आपको बचत करनी है और निवेश करनी है। और स्टे इन्वेस्टेड। 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, लॉन्ग टर्म, रियल लॉन्ग टर्म। इनकम टैक्स के लिए 1 साल है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज लॉन्ग टर्म हैज टू बी मिनिमम 5 to 10 years। Below 5 years is a short term, above 5 years is a long term। but be patient, मार्केट ऊपर नीचे जाए, करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, एंड अलाउ द पावर ऑफ कंपाउंड टू ग्रो। तो ऐसा वेल्थ क्रिएट करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने देखा, हमें दिखाई भी आपको एक्चुअल वेल्थ 17 लाख का 25 लाख 50 लाख हो गया। ये वेल्थ क्रिएट हुआ ना, और एक्चुअल है। आप भी आप जाके कैलकुलेशन करो, एनएवी ले लो 2007 से, आप देखोगे कुछ स्कीम ने 50 लाख दिया है, कुछ लोगों ने 55 लाख दिया हुआ है, किसी 60 लाख भी दिया होगा, और आपने स्मॉल कैप में डाला हुआ। तो क्वेश्चन इज, हमें वो करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। मार्केट कैसा बिहेव करेगा मुझे पता नहीं है, और जितने भी नॉइस है उसको अवॉइड करो। build up a discipline is with us, so start early, investing regularly and be patient is our focus should be। तो दिस इज ऑल मेरे साथ था, आपको शायद शेयर करने के लिए। सिंस मेरे पास और 5-10 मिनट है शेयर करने के लिए, तो कुछ और स्लाइड बता देता हूँ आपको। मिस्टेक्स जो हम क्रिएट करते हैं जो पोर्टफोलियो बनाते समय, निवेश सूची। हम इन्वेस्ट करते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के। जैसे मैंने आपको बोला भी काफी आईपीओ हो गए हैं, मुझे कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम क्या है पता नहीं है, भाई सुना है पैसा बढ़ने वाला है, डाल दो। देन ओवर डाइवर्सिफिकेशन, कुछ कुछ कस्टमर के पोर्टफोलियो में 50 से 100 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उनको पता भी नहीं है, कौन सा स्टॉक का नाम भी पता नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। देन हर्ड मेंटेलिटी विच वी आर सीइंग इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आईपीओ में लग रहा है तो सब लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर रहे हैं, और आईपीओ में आ रहा है या एनएफओस में आ रहा है। जो आपका गाड़ी चल रहा है आप उससे उतर क्यों रहे हो? देन कंपेयरिंग, जैसे जब भी मार्केट गिरता है तो हमको कुछ फाइनेंशियल मैगजीन या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कंपेयर करते हैं। जैसे कि मार्च 20 और मई 20 को जब एसआईपी रिटर्न देखा गया, 5 साल का एसआईपी रिटर्न वाज नेगेटिव, -5%, -10% नेगेटिव था एसआईपी रिटर्न। क्यों? मार्केट 60% गिर गया था, 40%, 50% गिर गया था। तो पब्लिक बोल रहे थे तभी, अगर आपने बैंक एफडी में डाला होता, आपको पॉजिटिव 6% मिला होता। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, नो टैक्स और इन्फ्लेशन। आपने 6% कमाया होता, जबकि आपका एसआईपी 5 साल का एसआईपी -5% दिया है। आपको पता है, सेम एसआईपी जो -5%, -10% दिखा रहा था मई 2020 को, आज सेम एसआईपी +15% या +20% दिखा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मार्केट जिस तरह से चल जाता है, आपका सडनली रिटर्न सुपरलेटिव होता है। जैसे आपने देखा भी एसआईपी रिटर्न ऑफ 1 ईयर इज शोइंग 60%, तो बढ़िया दिखता है भाई, वो वन टाइम है, आगे जाके नहीं मिलने वाला है। आपको याद रखना है कि भाई 10 से 12% मिल गया, खुश रहो। देन फियर ऑफ लॉस, मार्केट में मार्च में जब गिर रहा था, लगता है और भी नीचे जाएगा, मैंने बेच दिया। देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हर कुछ 2 आईपीओ आ गए, सडनली वो 100% पे लिस्ट हो गया,
हर आईपीओ में एक्सपेक्टेशन है कि 100% में लिस्ट होगा। देन वैल्यू इन गार्बेज, हमने देखा है काफी स्टॉक, आपने देखा होगा यूनिटेक हो, डीएचएफएल हो, जेट एयरवेज हो। अगर मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट एग्जांपल के लिए, तो आपको याद रहेगा, जेट एयरवेज तो कंपनी बंद हो चुकी है, काम नहीं चल रहा है, फिर भी 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है। किंग फिशर का हालत भी हुई था, कंपनी बंद हो गया, ले रहे थे। तो हम गार्बेज बोलते हैं, मतलब बेसिकली जिसका मतलब पेनी स्टॉक बोला जाता है, जो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, वैसे स्टॉक पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जहाँ पे 1000, 2000, 3000 का वैल्यू होता है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर मुझे कहीं बैंक में डालना है, अरे यार कोटक बैंक 1000 के ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 1000 रुपए है, और एक बैंक है जो 10 रुपए में, 12 रुपए में, वो बाय करता हूँ। क्यों? कुछ टाइम पहले वो 400 पे था। अरे 400 से 10 आया तो मतलब कुछ तो गड़बड़ था ना, वो नहीं देखा जाएगा। 400 का 10 हुआ, 12 हुआ, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कि अदर बैंक जो अच्छी तरह से चल रही है, पिछले 5, 10, 15, 20 साल से चल रही है, 1000, 2000 के प्राइस पे है, सो व्हाट। और आपको लगता है कि इकोनॉमी ग्रो होगी, तो वो भी ग्रो होगा, मे बी वो 20% में ग्रो होगा। ये जो स्टॉक बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक है, मे बी वो 25% हो जाएगा। बट अगर व्हाट इफ मार्केट ग्रो नहीं होती है, ये 10 रुपए का जीरो भी जा सकता है। बट गुड क्वालिटी स्टॉक विल ऑलवेज बाउंस बैक। हम फंडामेंटल देखते नहीं है, जो भी लगा अच्छा पेनी स्टॉक वो ले लिया, एंड जहाँ पे हम बिल्ली थे हम शेर बन जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, अदर इज आपका पैसा है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और कभी कभी हम अच्छे स्टॉक में कभी कभी गलतियां हो जाती है, जैसे मतलब फंड मैनेजर गलती करते हैं, हम भी गलती कर देते हैं। अगर हमने गलती की है तो उसको बेच दो। आज किसी ने व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड किया था रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, ये हमने सुना है मल्टी बैगर, BAGGER बैगर, उसमें लिखा था मल्टी बेगर। मुझे समझ में थोड़ा टाइम लगा, तो क्या बोलना चाहता है। 10 साल पहले 700 रुपए का प्राइस था, 700 से 400, 400 से 300, 300 से 100, 100 का आज दिन 10 रुपए या कुछ तो लो लो पे आ गया है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मल्टी बैगर, वो मल्टी बेगर हुआ। अगर 700 में मैंने लिया और मुझे मालूम पड़ा यार ये स्टॉक में कुछ दम नहीं है, रिलायंस पावर भी हमने देखा था, तो दम नहीं है, गलती हो गई, बेच दो, इमीडिएटली बेच दो और अच्छे क्वालिटी स्टॉक ले लो। और हम क्या करते हैं, नहीं, जो स्टॉक गंदा सा है या खराब है या गिरने वाला है, हम वो गिरते रहते हैं, हम उसको एवरेजिंग करते रहते हैं और पैसा नहीं बनाते हैं। एंड पता चला हम सडनली 1% स्टेक होल्डर बन गए ऑफ दैट कंपनी। आप देख लो जहां भी पेनी स्टॉक है, आप देख लो वहां पे रिटेल का होल्डिंग क्या है। रिटेल होल्डिंग इज मैक्सिमम इन सच पेनी स्टॉक्स, बिकॉज वहां पे म्यूचुअल फंड या एफआईएस विल नॉट इन्वेस्ट इन। ये हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी बात है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, फ्रॉम 1986 टू जैन 2000 12% हुआ करता था, 12% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, टैक्स फ्री है ये, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है फॉर एटीसी इन्वेस्टमेंट। लाइक मैं अपना खुद के लिए, मेरा पीपीएफ 1.5 लाख का मैं डालता हूँ हर साल, मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी है, मेरा पीएफ भी है, स्टिल मैं ये 1.5 लाख का पीपीएफ डालते रहता हूँ, बिकॉज मैं ये मेरा डेट एलोकेशन है, टैक्स फ्री डेट एलोकेशन फॉर माई रिटायरमेंट, विच कुड बी एनी टाइम, कुड बी नेक्स्ट ईयर, कुड बी 5 years, पता नहीं है, जब मन लगा रिटायरमेंट करना तो ले लेंगे। बट मैंने ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग अरे ये तो 12% का 7% हो गया, मार्केट में 15% रिटर्न मिलता है तो मैं क्यों करूँ। मेरा कुछ पोर्शन इक्विटी में है, कुछ पोर्शन डेट में है, और जो भी मेरा डेट में है वो टैक्स फ्री में है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 12% है, तो 12% से 7 तक। चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए आपको क्या कितना फॉल है, 12% से 7% कितना गिरावट है। दिव्या सज्जनों, अगर मेरा प्रश्न समझ में आया आपको कि 12% से अगर 7.1% हुआ तो कितनी गिरावट है। करेक्ट मिस्टर राजेश गुप्ता, यू आर करेक्ट। काफी लोगों ने लिखा है 4.9%, हमने क्या किया 12% माइनस 7% 4.9 नहीं है, इट्स नॉट अ फॉल ऑफ 4.9%। मिस्टर हनुमान, प्लीज डू नॉट सेंड मी एनोटेट प्लीज।
जस्ट होल्ड ऑन, कोई मेरे कनेक्शन लिया जा रहा है। हाँ, ये फॉल जो है 4.9 की नहीं है, इट्स अ फॉल ऑफ 40.8%। यस, so since 2000 till date the fall in income is 40.8% and not 4.9%। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से मेरे पास 1 करोड़ था, ऑफकोर्स हम 1 करोड़ में डाल नहीं सकते हैं, पीपीएफ में 1.5 लाख के डाल सकते हैं, बट एज्यूम करो मेरे पास मिलता था, तो मेरा हर साल मुझे कितना इनकम मिलती थी, 12 लाख की। आज वही 1 करोड़ पे मुझे कितना मिलने वाली है, 7,10,000। तो कितना ड्रॉप है मेरा, 4.9 lakhs। 4.9 lakhs upon 12 lakhs is 40.8%। है अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया में हमने जब भी इंटरेस्ट रेट का नीचे देखा, अभी हमने एसबीआई का मैं बोला या एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का 4% का 3% हो गया, तो कितना टका नीचे गिर गया, 1%। क्यों, 4 - 3 कितना होता है, 1? नो, इट इज 25% ड्रॉप। हमेशा ड्रॉप देखना चाहिए, कितना परसेंट है, 25% ड्रॉप हुआ है। अगर आपके पास 1 करोड़ आपने रखा होता सेविंग बैंक में, तो आपको कितना मिलता, 4 लाख। आज उसी 1 करोड़ पे आपको कितना मिलने वाला, 3 लाख। कितना कम हुआ, 1 लाख। 1 लाख अपन 4 लाख कितना होता है, 25%। तो 4 से 3% जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है सेविंग बैंक में, वो 1% घटा नहीं है, वो घटा है 25% से। तो ये है बेसिकली एसेट एलोकेशन गिल्ड। आई थिंक अभी जस्ट और 1 मिनट लूंगा, बाद में मैं क्वेश्चन ऐसे ले लूंगा। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 2 साल कौन से एसेट क्लास ने अच्छा रिटर्न दिया है, हम उस पर फोकस करते हैं। आपने देखा होगा 2018, 2019 और 20 में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, और आपने देखा ऑलरेडी क्या हो चुका है गोल्ड का, गोल्ड इज डाउन बाय 20%। अगर मैं ये रिटर्न देख के, अरे 2018 में 8% दिया है, 18% दिया, यहाँ पे तो 27% दिया हुआ है, अगर मैंने डिसीजन लिया 2020 में देख के कि 2021 में मैं पूरा 100% गोल्ड में डाल देता हूँ, तो क्या होता, ये सिनेरियो हो सकता है। आप देख लो 2011 अगेन टॉप में था, अगर मैं 2011 में पूरा का पूरा पैसा मेरा इन्वेस्ट करता इक्विटी से डेट से निकाल के, क्या हालत हुई मेरी 2012 में, ड्रॉप। तो नंबर 1 रैंकिंग टू नंबर 7 रैंकिंग में आ गया, 12%। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न तो है, 12% बढ़िया है, बट क्या हुआ 2013 में, -18%। तो जितना मैंने कमाया था 2 साल में वो सब निकल गया है। देन 2%, देन -8%, उसके बाद फिर से ऊपर आ गया। आप देखोगे कोई भी एसेट क्लास हो, बिग गोल्ड हो या इंटरनेशनल, देखो आप इंटरनेशनल फंड, यहाँ पे था 0%, कुछ रिटर्न नहीं दिया, 13%, 30%, देन ड्रॉप्ड, देन ऊपर, देन ऊपर, देन ड्रॉप, देन ऊपर। आपने देखा होगा लास्ट अभी यूएस S&P 500 या नैस्डैक फंड ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 1.5 साल से, तो अभी सब लोग नैस्डैक के पीछे लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमें बोलते हैं कि एज ए इंडिविजुअल इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक करने के लिए। पर अगर मैं फंड मैनेजर को दे दिया, मल्टी एसेट फंड करके म्यूचुअल फंड में फैसिलिटी है, जो मोतीलाल ने भी और मोतीलाल एएमसी ने भी वो लेके आया है, काफी अदर एएमसी भी लेके आए। तो मल्टी एसेट फंड क्या करता है, वो कुछ डोमेस्टिक इक्विटी, कुछ इंटरनेशनल इक्विटी, कुछ गोल्ड और कुछ डेट में डाल देता है। तो ये बेनिफिट होता है आपको, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। और ये लास्ट स्लाइड है मेरा, ये आपको रिटर्न दिखाने के लिए, कि आपने देखा होगा यहाँ पे रेड डज नॉट मीन नेगेटिव रिटर्न, इट जस्ट एक लोएस्ट रिटर्न इन दैट कैलेंडर ईयर। तो आपने देखा 2002 में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन इक्विटी ने सिर्फ 2.7 दिया। उसके बाद गोल्ड इक्विटी हैड अ गुड रैली, द मदर ऑफ बुल रन जो भी बोला बात किया जाता है, 2003 से 2007। लेकिन क्या हुआ, 51% ड्रॉप इन कैलेंडर ईयर। जितना मैंने पैसा बनाया होंगे 3 साल में, वो सबके सब गायब हो रहेंगे, आई मे बी बैक टू 2003 और मे बी अर्ली 2004 लेवल पे। तो इसीलिए आई नीड टू एंश्योर कि मैं इक्विटी में पैसा, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड और थोड़ा कैश में इन्वेस्ट करके रखूं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद करता हूं मैं आपकी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं सोच रहा हूं कि मैंने अच्छी कोशिश की, जितना हो सके उसको हिंदी में आपसे कन्वे कर सकूं, और ये कार्यक्रम में आपसे अपना नॉलेज शेयर कर सकूं, और आई होप कि आपको ये नॉलेज सेशन अच्छा लगा हो। तो अभी आप थिंक विल ओपन फॉर क्यूएनएस। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। थैंक
शुक्रिया सर, शुक्रिया संतोष शेट्टी सर। आपने काफी अच्छा इंसाइट दिया हमारे पार्टिसिपेंट को म्यूचुअल फंड के। ठीक है, लेट मी ओके, जस्ट लुक एट इट। सो अभी एक सवाल है मिस्टर विवेक मोदी जी का। हम्म। शुडंट वी स्टॉप एसआईपी व्हेन मार्केट्स आर एट हाई एंड वोलेटाइल? विवेक मोदी जी, आई थिंक आपने कब 624 को किया है, आई डोंट नो तभी मैंने कवर किया था कि नहीं, पर आपने देखा है मार्केट हाई एंड मार्केट लो हमें पता कब चलता है? पोस्ट फैक्टो। 21,000 इन 2008, जनवरी 2008, जब आपका पी रेशियो था वाज वेरी वेरी हाई। स्टिल हमें लग रहा था कि नहीं 21 का 25,000 होगा। डिड वी सेल? नो। जब 8,000 हुआ, मार्केट तभी वोलेटाइल था। डिड वी इन्वेस्ट? नो। अगर हम ये एसआईपी स्टॉप ऑन करते बैठेंगे ना, हम क्या होंगे? हम तभी स्टॉप करेंगे जब उसको एक्चुअली चलना चाहिए था, और उसको ऑन करेंगे जब उसको चलना नहीं चाहिए था। ने बोला कि हम ये सफर में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन जा चल रही करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, सिप करते रहो। तो ऑलवेज है कि सिप को सिप करके सोचो। चाय कॉफी ले लो, पकौड़ा खा लो, एंड इन्वेस्ट करते रहो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट।